Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angel's Public School, Bagpat, Standard 10th, Subject SST, Unit History, Chapter number 1st, The Rise of Nationalism in Europe. Vienna Congress. In 1815, representatives of European powers, Britain, Russia, Persia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. तो 1815 में यूरोप के जो पावरफुल नेशंस थे, पावरफुल कंट्रीज़ थी, जिसमें ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया, ये चारों देश शामिल थे। इन चारों ने ही मिलकर नेपोलियन को युद्ध में हराया। उसके बाद ये चारों देश 1815 में वियना में मीटिंग करते हैं टू ड्रॉ अप ए सेटलमेंट फॉर यूरोप। तो अब आगे यूरोप में क्या क्या सेटलमेंट होने हैं उसको लेकर ये मीटिंग की जा रही थी। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। अब ये जो मीटिंग यहाँ पर हो रही थी वियना में, कांग्रेस चारों देशों की, इस मीटिंग को होस्ट किया ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। द डेलीगेट ड्रॉ अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। तो ये चारों देशों के जो डेलीगेट्स इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने एक संधि यहाँ पर तैयार की जो ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 के नाम से जानी गई, with the objective of undoing most the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War। तो ये जो संधि यहाँ पर हुई, इस संधि का मुख्य उद्देश्य था नेपोलियनिक वॉर में या नेपोलियन शासन काल में जो भी यूरोप में बदलाव हुए हैं उनको समाप्त करना। फॉलोइंग वर सम ऑफ द प्रपोजल ऑफ द कांग्रेस। ये वियना की जो मीटिंग यहाँ पर हुई है, जिसमें चारों देशों ने हिस्सा लिया है, तो इस मीटिंग में जो मेन प्रपोजल कांग्रेस द्वारा रखे गए या वियना कांग्रेस द्वारा रखे गए वो क्या क्या हैं। पॉइंट नंबर 1, द बुर्बो डायनेस्टी विच हैड बीन डिस्पोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर अंडर द रूल ऑफ लुइस 18th। फ्रांस वाज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल टेरिटरीज कॉन्क्वायर्ड बाय नेपोलियन। सबसे पहला प्रस्ताव जो संधि में बात कही गई वो ये थी कि फ्रांस की क्रांति के दौरान फ्रांस में जो बुर्बो डायनेस्टी का राजा शासन किया करता था, जिसे क्रांति के बाद गद्दी से हटा दिया गया, इसी बुर्बो वंश से इस लुइस 18th को दोबारा शासक बनाया जाए और फ्रांस में इसे गद्दी पर बैठाया जाए। और जितना भी नेपोलियन ने जितना भी एरिया कॉन्क्वायर्ड किया है, जितना भी इलाका नेपोलियन ने जीता था, जहाँ जहाँ नेपोलियन ने अपना शासन स्थापित किया था, वो सारे के सारे स्टेट्स या टेरिटरीज स्वतंत्र कर दिए जाएं। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वेर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। इसके अलावा फ्रांस के चारों तरफ सीमाओं पर नए नए राज्य बनाकर स्थापित कर दिए गए ताकि फ्रांस भविष्य में दोबारा विस्तार ना कर सके। Thus, the kingdom of Netherlands, which include Belgium, was set up in the north। तो इस उद्देश्य के लिए एक किंगडम स्थापित किया गया नीदरलैंड, जिसमें बेल्जियम को शामिल किया गया और ये फ्रांस के नॉर्थन बॉर्डर पर बना दिया गया। एंड जिनोवा वॉज एडेड टू पिडमोंट इन द साउथ। वहीं साउथ की बात करें, जिनोवा और पिडमोंट को जोड़कर एक नया साम्राज्य स्थापित किया गया और ये फ्रांस के साउथर्न बॉर्डर पर स्थापित कर दिया गया। पर्सिया वाज गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। वहीं दूसरी तरफ पर्सिया को कुछ नई टेरिटरीज दी गई वेस्टर्न फ्रंटियर पर, वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थर्न इटली। और ऑस्ट्रिया को नॉर्थर्न इटली पर अधिकार मिला। The German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched। एक 39 स्टेट्स का एक जर्मन कन्फेडरेशन नेपोलियन द्वारा बनाया गया था, उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई, उसको ऐसा का ऐसा ही रखा गया जैसा नेपोलियन ने बनाया था। इन द ईस्ट रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। ईस्ट में रसिया को पोलैंड का एक हिस्सा मिला, वाइल पर्सिया वाज गिवन ए पोर्शन ऑफ सैक्सनी। और पर्सिया को
सैक्सनी का कुछ हिस्सा दिया गया। द मेन इंटेंशन ऑफ द कांग्रेस was to restore the monarchy that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. इस वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि यूरोप के अंदर एक बार फिर से मोनार्ची स्थापित की जाए, राजाओं का शासन स्थापित किया जाए, जो नेपोलियन के दौर में समाप्त कर दिया गया था, और दोबारा से एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर यूरोप में स्थापित हो सके। तो ये वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। द रेवोल्यूशनरीज कंजर्वेटिव्स एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास वर इंटॉलरेंट टुवर्ड क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। कंजर्वेटिव्स के बारे में हम पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये लोग क्रिटिसिज्म और डिसेंट बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते थे। जो कंजर्वेटिव लोग हुआ करते थे या शासक होते थे, वो किसी भी प्रकार की अपनी कमी सुनना पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि जनता उनकी कमी निकाले या उनके विरुद्ध कुछ कहे। एंड साउथ टू करब एक्टिविटी डेट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जो भी एक्टिविटी जो उनके शासन से, राजाओं से, महाराजाओं से सवाल जवाब क्या करती थी, तो उनको समाप्त करने का प्रयास किया करते थे। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव्स हैं उन्होंने जनता पर पूरी तरह से पाबंदियां लगा रखी थी। जनता को किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया था जो उनसे क्वेश्चन कर सके। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज बीइंग रिटन एंड सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्ले एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ज़्यादातर एक सेंसरशिप नाम का कानून वहाँ पर लगा हुआ था, और इस कानून के तहत क्या लिखा जाएगा उस पर पाबंदियाँ लगी हुई थी। अखबार में क्या छपना है उस पर भी पाबंदियाँ थी। किताबों के अंदर जो नाटक हैं या जो गीत लिखे गए हैं उन पर भी पाबंदियाँ लगी हुई थी। एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, और जिससे आज़ादी या स्वतंत्रता की विचार प्रकट होते थे जो फ्रांस की क्रांति के साथ जुड़े हुए थे। तो उस तरह के सभी रिटन मटेरियल पर सेंसरशिप नाम के कानून के द्वारा रोक लगी हुई थी। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalists was who criticized the new conservative order was freedom of the press. इतनी सब पाबंदियों के बावजूद भी जो फ्रांस की क्रांति की यादें थी वो लिबरल लोगों को इंस्पायर कर रही थी, प्रेरित कर रही थी। इन लिबरल लोगों द्वारा जो मेन मुद्दा उठाया गया, इश्यू उठाया गया, वो यही था कि जो प्रेस है उसको आज़ादी दी जाए। कंजर्वेटिव्स वर अगेंस्ट रेडिकल एंड लिबरल। ये जो कंजर्वेटिव लोग हैं, रूढ़िवादी लोग थे, वो रेडिकल और लिबरल के विरुद्ध हैं और उन्हें समाप्त करना चाहते हैं। द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। तो बहुत सारे जो लिबरल लोग हैं ये डर की वजह से अंडरग्राउंड हो चुके थे। सीक्रेट सोसाइटीज़ वर एस्टेब्लिश्ड इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज टू ट्रेन रेवोल्यूशनरी एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। तो बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ यूरोप के अलग अलग देशों में बननी शुरू हुई जहाँ पर रेवोल्यूशनरीज़ को ट्रेन किया जा रहा था और विचारों को फैलाया जा रहा था। द मेन एम ऑफ द रेवोल्यूशनरी वाज टू अपोज मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस। जो रेवोल्यूशनरीज़ हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो मोनार्चिकल फॉर्म, राजाओं का शासन या राजकीय शासन व्यवस्था जो वियना कांग्रेस के बाद इस्टेब्लिश हुई थी उसका विरोध करना। द रेवोल्यूशनरी वर इन फेवर ऑफ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। अब ये जो रेवोल्यूशनरीज़ हैं वो नेशन स्टेट्स के क्रिएशन के बनाने के पक्ष में थे। वी विल डिस्कस द चैप्टर फर्दर इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। टिल देन, stay connected. Have a nice day. Thank you.